नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। विधानसभा के दूसरे दिन की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। तो वहीं विधानसभा से बाहर निकलने के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई मसलों को लेकर पत्रकारों से बातचीत की। सभी डीसीएस के साथ संपर्क किया हुआ, डिप्टी कमिश्नर सब ने उनके घरों से संपर्क बना लिया है हर परिवार के साथ, और जो आ गए हैं कुशल तो ठीक है, जो भी नहीं भी पहुंचे हैं तो परिवार के लोगों को सांत्वना दे रहे हैं और उनकी सारी जानकारी उनको मिनट की बताई जा रही है। और हमने यहाँ चंडीगढ़ में भी हमारा जो फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने भी अपना एक यानी ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर ये सब दिया है। यहाँ भी बहुत सी जानकारियाँ आती हैं, वो भी हम सारी उनको पास ऑन करते हैं। देखिए, चूंकि एनजीटी ने जो नोटिस निकाला है उसमें अलग अलग से कोई वाहनों की उसमें चर्चा नहीं की गई है। उसमें तो सीधा सीधा ये क्या है कि 10 साल के जो डीजल के वाहन है और 15 साल पुराने जो पेट्रोल के वाहन है उन सबको ही उसमें श्रेणी में रखा है। लेकिन हमने पिछली बार भी ट्रैक्टर्स को इसमें छूट दी थी और अभी भी हमारा मत यह है कि हम उस छूट को बढ़ाएंगे और उसमें से रास्ता क्या निकल सकता है, केंद्र सरकार के साथ हम मिल करके कोई ना कोई रास्ता उसका जरूर निकालेंगे। पिछली बार के विषय को हमने थोड़ा लाइटली लिया था, लेकिन अब अगर ये जानकारियां नहीं देंगे तो निश्चित रूप से हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की तरफ से हम जो है एक आप क्या प्रस्ताव लाएंगे, क्या प्रिविलेज मोशन, हाँ वो लेकर के आएंगे, इसकी जानकारी या तो दो। और इस प्रकार से कोई भी विषय सदन में कह करके और उठ करके उसका कोई गैर जिम्मेवाराना तरीके से कोई सदस्य व्यवहार करेगा तो मुझे लगता है कि सदन के जो माननीय अध्यक्ष को जरूर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, 1,80,000 की बात कभी हमने नहीं कही। ये कांग्रेस से समय ही इसको 2 लाख किया गया था, लेकिन 2 लाख से ऊपर के भी बहुत लोग पेंशन ले रहे हैं। अभी उनको कोई बात हमने कही नहीं है, बल्कि हमने तो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ऐसे परिवारों की पहचान की है कि जिनको पेंशन जो लेने आए नहीं या उन्होंने फार्म नहीं भरे और या उनको कोई कठिनाई आई होगी, जो पेंशन नहीं ले पा रहे हैं, ऐसे 22,000 परिवारों को हमने छांट लिया है। उन 22,000 परिवारों का हमने फील्ड के अंदर सर्वे कराने के लिए भेज दिया और मुझे लगता है इस महीने के अंदर वो सूची आ जाएगी। उन सब 22,000 परिवारों को भी पेंशन हम देंगे। इसलिए जो हकदार है उनको सबको पेंशन मिलेगी और जो हकदार नहीं है, बहुत ऐसे लोग हैं लालच में आकर के गलत जानकारियां दे करके पेंशन लेते हैं, उनको नहीं लेनी चाहिए। इतना ही मेरा। तो वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के दूसरे दिन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई है। तो वहीं सदन में कार्यवाही और पक्ष विपक्ष के बीच तक छिड़ी तकरार को लेकर हर खबर के संवाददाता ने रवि चंदेल ने बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन काफी गहमा गहमी भरा रहा। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं बीजेपी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव। सर, आज बजट सत्र का दूसरा दिन था, किस तरीके से देखते हैं? जो माहौल था काफी गहमा गहमी भरा रहा, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ऐसा कोई गहमा गहमी नहीं हुई। देखो, अपोजिशन का काम है अपनी बात उठाना और पोजीशन का काम है उन बातों को ग्रहण करते हुए उनका इलाज समय पे करना। ऐसा कोई मुझे नहीं लगा कि सदन में इस तरह का कोई हंगामा हुआ हो। लेकिन एक बात अच्छी को आज गीता बुकल जी ने गौरक्षक की बात करी है, गो प्राइवेट बिल लाने की बात करी है, तो मैं समझता हूँ कि चलो देर आए दुरुस्त आए, कांग्रेस जागी तो सही। नहीं, कल तक अगर ये गौओं की सेवा करने लगते तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन अच्छी बात उन्होंने उठाई है, उसका मैं भी समर्थन करता हूँ। और जो आज आवारा पशु हैं किसी भी तरह से, उनको हम सब लोगों ने मिल के ही उसका समय पे इलाज करना होगा, तभी जाके आज किसानों को भी नुकसान होता है। और हमारी सरकार भी जागरूक है, इसलिए गौ सेवा आयोग भी जहाँ बनाया, वहीं गौशालाओं की बढ़ोतरी भी कई गुना हमारी सरकार आने के बाद की है। और उनको चारा के अभी गोबर गैस प्लांट भी लगाने की बात उसमें हो रही है, ताकि गौशालाएं खुद आत्मनिर्भर हों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि दान अनुदानों से बहुत लंबे समय तक गौशालाएं नहीं चलती, उसकी भी चिंता आज सदन में की है। और अपोजिशन का काम अपना काम कर रही है और पोजीशन जो है वो एक एक बात को जवाब के साथ साथ उसकी पूरी तैयारी भी, वो किस तरह से अमली जामा उन सब चीज़ों को पहनाया जाए, इसकी चिंता करती है। सर, आज सदन के अंदर जो है बहुत सारे कॉलिंग अटेंशन मोशन, एडजॉर्नमेंट्स मोशन जो है उनको निरस्त किया गया। खासतौर पर अगर हम बात करें जिस तरीके से 75% आरक्षण का जो मामला था, 15 साल का जो डोमिसाइल था उसको घटाकर 5 साल का किया गया, उसको लेकर काफी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। किस तरीके से देखते हैं, आपकी पर्सनल राय क्या है? देखिए, जो ये तो मैं
समझता हूँ कि जो डोमिसाइल की बात करिए, डोमिसाइल एक बार थोड़ी बनता है। आजकल आपको पता है 5 साल बहुत टाइम होता है। डोमिसाइल में कितना बात आती है कि भाई समय लगता है कि जिसको बनवाने में 5 साल के बाद दिक्कत होती है। ये तो सब जगह ये तो होना भी चाहिए और इस तरह की व्यवस्था इसलिए भी की जाती है कहीं गलत कोई काम ना हो रहा हो। दूसरा कॉलिंग अटेंशन की बात जो आप कर रहे हैं, निश्चित तौर पे बहुत सारी चीज़ें जो है एक साथ नहीं ली जाती, समय भी बाउंड है, तो वो सारी व्यवस्थाओं को देखना पड़ता है स्पीकर को, और उसी व्यवस्था को देख के जो ज़रूरी है, जो वर्तमान के मुद्दे हैं, उन पे चर्चा कराने के लिए सरकार राजी है। लेकिन आप पुराने उनको उठा के लाएंगे तो इतना समय नहीं होता, सालों साल लग जाते हैं। लगातार सेशन चले जब जाके वो बात उठती है। अब इतने टाइम में तो जो ज़रूरी मुद्दे हैं पहले उनको लिया जाए। तो अगर किसानों की बात करें, गिरदावरी को लेकर जिन किसानों की फसल खराब हुई थी उनकी गिरदावरी को लेकर जो है एक स्पेशल गिरदावरी करवाने की भी अपील की गई थी, किस तरीके से देखते हैं? और साथ ही साथ जो बजट जो ग्रांट जो है वो 561 करोड़ रुपए की जो ग्रांट जी थी उसको स्वीकृति मिली थी, उसमें भी अगर मौजूदा समय में जो आंकड़े निकलकर सामने आए, मौजूदा समय के अंदर जो आंकड़े निकलकर सामने आए उसमें लगभग 24,900 समथिंग कुछ किसानों को जो है मुआवजा मिला है। बाकी किसान अभी भी मुआवजे के इंतजार में खड़े हैं। नहीं, वो देखिए वो व्यवस्था है सरकार की, और वो उतना मुआवजा 25,000 के आसपास दिया है और उसमें लगातार निरंतर सतत प्रक्रिया जारी है। उसमें कोई किसी का जो भी किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री ने सदन में बोला है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें भी कोई शक होनी चाहिए। तो एक अंतिम सवाल, किस तरीके से देखते हैं, अगर आपके अपने हलके की बात की जाए तो आप किन मुद्दों को जो है खास तौर पर प्रमुखता से उठाएंगे अपने अपने हलकों की, ताकि बजट सत्र के अंदर आपके अपने हलके को भी काफी ज्यादा फायदा मिल सके? उठाने की बात तो ये है कि पहले से ही प्री बजट में ही सुझाव आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों के, सभी क्षेत्र के लोगों से मांगे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बात तो उठी हुई है और उसको बजट में भी शामिल मुझे लगता है किया जा रहा है, और मुद्दे अनेक हैं, उनकी चर्चा हमने विस्तार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी करी है, और सदन में भी हम 1 बाय 1 समय मिला है तो जरूर रखने का प्रयास करेंगे। तो कुछ 2 मुद्दे जो आपके हलके के प्रमुखता से जिनके बारे में आपको अपने हलका वासियों से खास तौर पर जो है उनकी गुजारिश के तौर पर जो जिनको आप सदन के पटल पर रखें? एक तो सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि पंचायत खंड विकास हमारा बनना चाहिए। उसकी डिमांड मैंने क्रिश्चियन में लगाई है। क्रिश्चियन में हमने यूनिवर्सिटी की भी, रीजनल सेंटर हमारा लुल्ला हीर में है, उसमें भी यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की बात करी है। और मुख्य मेरा सारा ग्रामीण क्षेत्र आता है, तो आप देखेंगे कि वहाँ तालाब जो है, झोड़ों की समस्या बहुत ज़्यादा है। आज वो गंदे पानी के वो डैम बने हुए हैं और उनकी व्यवस्था, उनका शिफ्टिंग का और उनके ऊपर, वैसे तो हमारी सरकार ने इसके ऊपर पहले से चिंता व्यक्त की है, इसलिए पॉन्ड अथॉरिटी अलग डिपार्टमेंट बना के इस पर चिंतित है। लेकिन आज वो गाँव में जैसे सीवर लाइन डल गई लेकिन उसका डिस्पोजल नहीं है। आज पानी की मात्रा गांव में इतनी बढ़ गई, टोटी बंद नहीं होती, तो वो सीवर का पानी भी सारा जोड़ों में जाता है। पहले रेन वाटर का पानी जाता था तो व्यवस्थाएं बन रही थी, लेकिन उनको भी अलग करने का भी सुझाव मैंने इस बजट में दिया है। और अनेक क्षेत्र की समस्याएं, जैसे गौशाला की भी बात है कि जो हम 15 रुपये प्रति गाय जो चारे का देते हैं उसको भी कम से कम 50 रुपये बढ़े, ताकि जो गाय वहाँ हैं वो भूखी ना मरे। तो ऐसे अनेक सुझाव क्षेत्र के हैं। शिक्षा का है, चिकित्सा का भी मैंने दिया है। एक पशुधन के ऊपर भी जो वैन हमने पिछली बार बजट में चालू कराई थी, वो इस बार मुझे लगता है वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। सुझाव उनको भी दिया है, क्योंकि रात को अगर पशु किसी किसान का बीमार हो जाता है तो रात हॉस्पिटल तो खुले नहीं, लेकिन अगर वैन विद डॉक्टर और स्टाफ के साथ है तो समय रहते उन पशुओं का इलाज हो जाएगा। तो जितना मेरा रूरल एरिया है उसमें मुख्य समस्याएं बिजली, पानी और शिक्षा, चिकित्सा की है। उन सब चीज़ों में सुझाव मैंने देने का प्रयास किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि विपक्ष जो है वो अपनी भूमिका के तहत जो है वो सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है, तो वहीं सरकार जो है वो विपक्ष के सवालों का मजबूती से जवाब दे रही है। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन। वहीं हर खबर के संवाददाता रवि चंदेल ने विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल से खास बातचीत की, वो भी आपको सुनवाते हैं। विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद किस तरीके से क्या कुछ कहा गीता भुक्कल ने।
हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायिका गीता भुक्कल बेसहारा पशुओं के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आई। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस विधायिका गीता भुक्कल। मैम, जो बिल आप लेकर आई थी किस तरीके से देखते हैं? सदन के अंदर चर्चा हुई, बाकायदा आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी रहा, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आज नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन में यहाँ पर लेकर आई, जिसमें बेसहारा व आवारा पशुओं की वजह से बढ़ती हुई घटनाएं और दुर्घटनाएं और बहुत ही बड़ा एक चिंता का विषय है। इस पर मैं सबसे पहले तो अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने इसको एक्सेप्ट करने का काम किया। लेकिन इस पर जो चर्चा हुई, बहुत ही चिंता का विषय है कि हमारी जो बेसहारा गायें हैं, हमारे जो नंदी हैं, गोवंश हैं, बिल्ली हैं, कुत्ते हैं, बंदर है, सांड हैं, वो किस तरह से सड़कों पर निकलते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। घटनाएं जो है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने जारी किए हैं आंकड़े कि लगातार इन आवारा पशुओं की वजह से लगातार दुर्घटनाएं और घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ये एक चिंता का विषय है। मैंने आंकड़े बताया कि किस प्रकार से इन बेसहारा पशु जो कि रोड पर बैठ जाते हैं, उनकी वजह से बहुत सारी गाड़ियों का एक्सीडेंट, 3 बार तो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। किस प्रकार से ये एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, किस प्रकार से घटनाएं दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, किस प्रकार से ये गौ सांड जो हैं हमारे किसान की फसल बर्बाद करने के लिए उनके खेतों में जब घुस जाते हैं, न केवल फसल को बर्बाद करते हैं बल्कि उसको जान माल का खतरा भी रहता है। और किसान, एक गरीब किसान को फेंसिंग करने के लिए 20,000 से 50,000 प्रति एकड़ जो है उसकी फेंसिंग, जो कि उससे भी वो काबू नहीं आते। नील गाय की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। कुत्तों के काटने का आंकड़ा मैंने दिया कि कुत्तों, मंत्री जी कह रहे वो तो पालतू कुत्ता भी काट सकता है और आवारा भी काट सकता है। तो जो पालतू कुत्ता होता है वो वैक्सीनेटेड होता है। लेकिन सरकार को इस पे गंभीरता से जवाब देना चाहिए कि जो आवारा कुत्तों की वजह से काटने के मामले आ रहे हैं, तो जो जनरल हॉस्पिटल्स के, जैसे मैंने आंकड़े दिए, उनके पास दवाइयां इसके अवेलेबल नहीं है। सरकार को इस और को गंभीरता से लेना चाहिए। जब मैंने एक विषय ये उठाया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट और द डिपार्टमेंट शुड बी फिक्स्ड, कि आप क्या इसमें एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट फिक्स करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाइल्ड लाइफ करेगा कि फॉरेस्ट करेगा कि लोकल बॉडीज करेगा, कौन, या स्वास्थ्य विभाग इस चीज़ की चिंता लेगा? गोलमोल इन्होंने जवाब दे दिया और इनको तो 70 साल और कांग्रेस की याद आती है। इनको अपना समाधान, गौशालाओं की आप बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बेसहारा और आवारा पशुओं की बात। गौशालाओं में जो दुधारू पशु है, ठीक है, उनका दूध मिल रहा है और जो गाय का गोबर है उससे हम बायोगैस प्लांट वगैरह मचा रहे हैं। जो देश के प्रधानमंत्री इस विषय को समझ रहे हैं कि वो गंभीर विषय है और वो कह रहे हैं कि हम रोजगार देने का काम करेंगे बेरोजगार युवाओं को, तो सरकार को इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। और आवारा पशुओं की वजह से जो लगातार एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, राजस्थानी और गुजराती गांवों के बड़े बड़े जो झुंड आ रहे हैं, जिससे रोड पर एक्सीडेंट हो रहे हैं और बहुत सारे इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, सरकार को इस विषय को गंभीरता से लेते हुए रिसर्च पे भी जोर देना चाहिए और वेटरनरी सर्जन्स की जो खाली पड़ी वैकेंसीज है उसको भरना चाहिए। और सरकार को सोचना चाहिए, ये बहुत ही चिंता का विषय है। ठीक है, गाय हमारी गौ माता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आज चेहरा सामने आ गया। जो गायें, गोबर और गंगा के नाम पर राजनीति हमेशा करती थी, आज वो सही ढंग से रिप्लाई भी देने में नाकामयाब रही। जिस तरीके से आप बेसहारा पशुओं के लिए आप बिल लेकर आई, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लेजिस्लेचर अगर हम बात करें तो वो इसे गोवंश से जोड़ रहा है। हालांकि ये मुद्दा जो है सिर्फ गायों से नहीं जुड़ा हुआ, ये मुद्दा बाकी सभी स्ट्रे एनिमल्स के साथ जुड़ा हुआ है। किस तरीके से देखते हैं जो सदन के अंदर जो कार्रवाई हुई, कार्रवाई के दौरान जो है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चला। गृह मंत्री की बात करें, कृषि मंत्री की बात करें, उनके जो जवाब थे कितने संतुष्ट दिखे आप? सभी गोवंश, गौ माता की बात कर रहे थे और मैंने बार बार कहा कि मैं अपने एजेंडा को लेकर, मैं अपने पॉइंट ऑफ रेफरेंस को लेकर क्लियर हूं कि मेरा विषय है बेसहारा व आवारा पशुओं की वजह से बढ़ता हुआ आतंक, उसकी वजह से होता हुआ नुकसान। और जबकि ये लोग बोलते हैं जी हमने नंदीशाला खोल दी, हम गौमूत्र बना रहे हैं, हम फिनाइल बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इनका क्या होगा? जो आवारा पशु भी सरकार की जिम्मेवारी है। बढ़ता हुआ अपराध, बढ़ते हुए आपने देखा होगा गौरक्षक बना दिया, क्या उनको इतना अधिकार है किसी भी जगह आप गाड़ी रोककर इस तरह से लाठीचार्ज करते हैं? ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है और इसको धार्मिक में बनाना भी नहीं चाहती। मेरा एक सटीक था, लेकिन सरकार इसको जवाब देने में जो है पूरी तरह से गंभीर नहीं थी। हम अगर बात करें वेटनरी हॉस्पिटल्स की, वाइल्ड लाइफ की बात करें, वाइल्ड लाइफ विभाग जो है वो एक तरह से आज के दौर में जो है वो संकट भरा विभाग है, जो किसी भी वक्त जो है वो निरस्त हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे अधिकारियों के नाम पे सिर्फ एक नाम मात्र अधिकारी ही बचेंगे समूचे प्रदेश की बात करें तो। किस तरीके से देखते हैं वेटनरी हॉस्पिटल्स है, वाइल्ड लाइफ है, एनिमल हस्बेंड्री है, कौन से विभाग जो है आखिरकार इस जो आपका मुद्दा था बेसहारा पशुओं का, कौन से विभाग जो है इसको टेकअप करेगा? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वाइल्ड लाइफ के अधिकारियों से जब हमने ये आंकड़े जानना चाहे तो उनके पास ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं था। हमने कुछ रिसर्च रिपोर्ट से और कुछ पोर्टल से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की, तो वही हमने कहा है कि पशु को जब आप पशु धन कह रहे हैं,
तब तो धन है। जब वो बेसहारा हो जाता है, दुधारू नहीं रह जाता है, तो उसको आवारा आप घूमने फिरने के लिए, धक्के खाने के लिए, तो ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। दुधारू पशुओं के अलावा जो पशु हैं उनका भी सरकार ध्यान दे। और दूसरा, जो लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट में आपने बजटरी एलोकेशन किया है, उस बजटरी एलोकेशन का सही सरकार वो किस तरह से इस्तेमाल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ के पशु उठा के वहाँ, वहाँ के उठाकर वहाँ, समस्या जो की त्यों बनी हुई है, बल्कि समस्या और ज्यादा गंभीर डे बाय डे जो होती जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जब मीडिया बाइट दे रहे थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को जो है वो सदन एकत्र होकर, एकजुट होकर जो है इसका समस्या का निजात ढूंढेंगे। तो कितने सेटिस्फाई हैं आपकी, जल्द कितना एक आप समझते हैं कि डेडलाइन होगी? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने इसको गंभीरता से सुनने का प्रयास तो जरूर किया, लेकिन जिस समय मंत्री जी रिप्लाई दे रहे थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर नहीं थे। और जो मंत्री हैं वो तो कंफ्यूज थे। वो कह रहे मेरा तो अकेले का काम ही नहीं है ये। वो तो इतने परेशान थे कि मेरे को जवाब देने के लिए, मतलब उनका जो बॉडी लैंग्वेज था कि मेरे को ही जवाब देने के लिए खड़ा कर दिया, ये तो लोकल बॉडीज का काम है, ये तो हेल्थ का काम है। मैं तो मंत्री जी तो स्वयं ही बहुत ज्यादा इस विषय को लेकर गंभीर नहीं थे। हम उम्मीद करेंगे, कम से कम मैं इस नाम पर कोई राजनीति नहीं करना चाहती, हम उम्मीद करेंगे सरकार इस विषय को गंभीरता से ले। वाकई जो विधानसभा के अध्यक्ष ने हमारे कहा है, इनकी मैपिंग की जाए, इनकी टैगिंग की जाए और समस्या को समाधान करने के लिए सरकार वाकई में ही ठोस कदम उठाने का काम करे, जो कि सरकार बहुत ज्यादा गंभीर हमें नजर नहीं आई। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस विधायिका गीता भुक्कल, जो आज सदन के अंदर जो है प्राइवेट मेंबर बिल बेसहारा पशुओं के लिए लेकर आई, और जिनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार जो है इस मुद्दे पर किसी न किसी तौर पर जो है गंभीर नहीं दिखाई दी। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके के बयान जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिया, तो उन्हें एक आश्वासन एक जरूर है कि आने वाले समय में बेसहारा पशुओं के लिए कुछ ठोस कदम जरूर उठाए जाएंगे। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन के। अभी आपने गीता बुक्कल को सुना। जाहिर तौर पर गीता बुक्कल ने हरियाणा सरकार को कटघरे में खड़ा किया। इसी कड़ी में हर खबर के संवाददाता रवि चंदेल ने निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू से भी खास बातचीत की, वो भी आपको सुनवाते हैं। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की दूसरे दिन की कार्रवाई पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद हैं निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू। सर, प्रश्नकाल के दौरान आपने फसलों की गिरदावरी को लेकर सवाल पूछे, साथ ही साथ जो मुआवजा राशि देनी थी वो कितनी मुआवजा राशि जो है अभी तक किसानों के खातों में पहुंची, उसके बारे में ब्यौरा मांगा। कितने संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं? संतुष्ट कहाँ दिखाई देंगे। मेरे हल्के में 42 गांव हैं, मात्र 14 गांव के लोगों को, वो भी 30% किसानों को मुआवजा मिला है। यानी 1/3 गाँव में ही मुआवजा मिला है, और 1/3 में भी 1/3 लोगों को मिला है। तो सेटिस्फाई कहाँ होगा? वो चीज़ उसके पास उसके लिए जो मैंने जवाब मांगा, दुष्यंत के पास कोई जवाब नहीं था। मुख्यमंत्री जी के पास जाके मैंने वो आंकड़े बताए। मुख्यमंत्री की मैंने कहा इसकी कार्रवाई करके एक्शन लो ना उनको पीछे जो हो गया उसका मुख्यमंत्री भी जवाब नहीं दे पाए। एक मुख्यमंत्री इस प्रकार के कहना गलत बात है। मुख्यमंत्री को चाहिए अगर गलत अनियमितताएं बरती जा रही है तो उसके ऊपर कार्रवाई करवाएं, सख्ती से उसको वो करें। लेकिन ऐसा कुछ सरकार का मोड लगता नहीं। किसान के प्रति पता नहीं सरकार की भाजपा सरकार की, गठबंधन सरकार की क्यों ऐसा रवैया है, क्यों किसान के प्रति चिंतित नहीं है। ये बड़ा गंभीर विषय है, और आने वाले समय में जब चुनाव होंगे, अभी भी आपको देखने को मिलेगा इन चुनाव में भी इसके गंभीर परिणाम जो है इन लोगों को भुगतने पड़ेंगे, और इनको शायद अब कभी आगे जो ना विधानसभा का मुंह देखने का मौका नहीं देंगे लोग, अगर इन्होंने अपनी इस व्यवस्था को नहीं सुधारा, किसान के प्रति, गरीब के प्रति इन्होंने अपने सिस्टम को नहीं सुधारा। सदन की कार्रवाई के बाद जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मीडिया से रूबरू हुए। उस दौरान जब उनसे पूछा गया कि गिरदावरी को लेकर जो सवाल किए गए, तो उन्होंने कहा कि 1 मार्च से जो है वो स्पेशल गिरदावरी जो है वो करवाने की शुरुआत करेंगे यदि उन्हें जरूरत पड़ती है तब। किस तरीके से देखते हैं उसके बयान को, कितना गंभीर दिखाई देते हैं मुख्यमंत्री इस मुद्दे को लेकर? चलो, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ अब की बार वाकई में ही मुख्यमंत्री जी गंभीर हों और इस पर कार्रवाई करके गिरदावरी कराएं, ताकि मेरे अगर ऐसा हुआ तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा, उनका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करूंगा। अगर ऐसा करवा कर वो मेरे किसान की सुध-बुध लेते हैं और उनको उनके नुकसान का मुआवजा देते हैं, तो मैं खुले मन से खड़ा हो गया जो ना मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। ओल्ड पेंशन स्कीम्स को लेकर आपने जो है लीगल नोटिस जो है वो दायर किए, किस तरीके से क्या कुछ है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली अगर आप बता सकें, थोड़ा सा समय। मैंने वैसे आपको पहले भी दिया था आपके इंटरव्यू। ओल्ड पेंशन स्कीम कोई खैरात नहीं है, वो कर्मचारी का हक है। जो कर्मचारी अपनी जिंदगी के अनमोल, जब वो जवानी के दौर में होता, जवानी से लेकर मध्य अवस्था तक 30 से 35-40 साल सरकार की सेवा में देता है, तो ये उसके बुढ़ापे की श्योरिटी, उसकी आर्थिक, सामाजिक और उसकी बुढ़ापे की जो है ना समर्था का उसका जो ना एक विश्वास, एक
उसका वो होता है कि भाई ये मेरे को बुढ़ापे में ये सब मिलेगा तो मेरी जिंदगी बुढ़ापा अच्छे से कटेगा, वो एक श्योरिटी होती है उसकी, तो वो उसका हक बनता है, वो सरकार को देना पड़ेगा। आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। मैं तो यही कहता हूँ, मैंने सरकार को निवेदन किया है और अभी तो नोटिस दिया, अदरवाइज तो कोर्ट में लड़ना पड़े तो दूर तक लंबी लड़ाई लड़ूंगा मैं। सर, एक अंतिम सवाल की प्री बजट को लेकर, बजट से ठीक पहले जो है मुख्यमंत्री ने प्री बजट की 8 बैठकें करी, सभी विभागों के साथ बैठकें करी और खासतौर पर उन्होंने कहा कि 7 मार्च तक जो है वो किसी का भी अगर कोई सुझाव आता है तो वो उसको जो है उसमें अटैच करेंगे, जोड़ेंगे, ताकि एक अच्छा बजट जो है, लाभकारी बजट जो है वो पेश किया जा सके। किस तरीके से देखते हैं, कितनी उम्मीदें हैं आपको इस बजट से? देखिए, उम्मीदें तो इंसानों को कभी छोड़नी नहीं चाहिए। बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये लोगों के अनुरूप ये बजट आए। बाकी तो 8 को आने के बाद बात करेंगे इसमें क्या आता है क्या नहीं। जी, तो ये थे हमारे साथ महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि सरकार द्वारा जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं उन आंकड़ों में जो है किसी भी तरीके से पारदर्शिता जो है वो नजर नहीं आ रही है और सरकार जो है वो किसान हितैषी जो है वो कार्य करती हुई धरातल पर नजर नहीं आ रही है। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन। तो वहीं विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई, जिसके बाद सदन में विपक्ष ने सरकार से कई सवाल पूछे। इस बीच सदन में स्पेशल गिरदावरी का मुद्दा उठा, जिस पर सीएम मनोहर लाल ने जवाब देते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि गिरदावरी नहीं हो रही है, बल्कि पूरे प्रदेश में गिरदावरी करवाई जा रही है। साथ ही कहा कि रबी 2021 से 22 की गिरदावरी 28 फरवरी तक संपन्न हुई। इसके बाद भी जहां किसानों का नुकसान हुआ है वहां 1 मार्च से गिरदावरी शुरू हो गई है। फिलहाल सदन की कार्यवाही को कल सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। मैं ये माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि वर्तमान में रबी 21-22 की फसल चल रही है और ये रबी 21-22 का मुआवजा नहीं है। रबी 21-22 का तो अब गिरदावरी चल रही है और 28 फरवरी तक उसका टाइम खत्म हुआ है। रेगुलर जो गिरदावरी होती है फरवरी के महीने में होती है। अब 28 फरवरी को रेगुलर गिरदावरी खत्म हुई है। इसके बाद भी जिन गांव में नुकसान हुआ है तो अब स्पेशल गिरदावरी इसकी होगी, लेकिन ये मुआवजा जो है इस साल का नहीं है। ये मुआवजा तो जब गिरदावरी पूरी हो जाएगी, फसल जब उसमें कटेगी, ये उसके बाद ही क्लियर होता तब जाके मिलेगा। अभी तो खरीफ 2021 का है और खरीफ 2021 की आज कोई कहे कि स्पेशल गिरदावरी करो, कोई अर्थ नहीं है। वो तो गिरदावरी जिस समय होनी थी उस समय हो गई। आज तो ये गेहूं और चने का जो इस समय की सरसों की जो गिरदावरी है वो 28 को खत्म हुई है। 28 के बाद 1 मार्च से स्पेशल गिरदावरी का प्रावधान शुरू होता है। तो स्पेशल गिरदावरी अब जो जहां का है वो लिख के दे देंगे, उनकी सबकी स्पेशल। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।